नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 19 अगस्त साल 2025 और एक बार फिर से इजराइल, फिलिस्तीन और लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस समय ईरान और इजराइल के बीच ऐसी जंग शुरू हो सकती है जिसके बारे में अमेरिका समेत इराक और अलग अलग देश तैयारी कर रहे हैं। आपको ये खबर भले ही छोटी लगे, लेकिन सितंबर आते आते आपको पता चलेगा कि हाँ, प्रखर राजपूत ने कुछ कहा था। और साथ ही गजा में सीज फायर के क्या हाल है, इसके बारे में भी अभी आपको डिटेल पता चलेगा। और इधर भारत और चाइना के ताल्लुकात किस कदर अच्छे होते चले जा रहे हैं, क्या ये भारत के लिए सही है या फिर महज एक जाल है। और इधर रशिया और यूक्रेन की जंग में क्या अपडेट निकल के सामने आए, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। यानी तमाम बड़ी खबरें जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े, कमेंट करके जरूर बता दें। तो आप कमेंट करते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली खबर मैं आपको गजा की बताऊंगा। गजा में हमास ने सीज फायर की शर्तों को मान लिया है। हमास ने अपने भी कुछ प्रपोजल्स रखे हैं। अब यहाँ पे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल उन प्रपोजलों को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, चूंकि इस समय इजराइल ऐसे मुकाम पे है कि इजराइल भी घुटनों पे आ चुका। कैसे, आपको समझाता हूं। आप एक चीज जान लीजिए, आप बाहर के लोगों से तो लड़ सकते हैं। बाहर के लोग चाहे जितना नारा लगा ले, बाहर के लोग चाहे जितना झंडा उठा ले, आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आपकी अपनी आवाम, जब आपके अपने लोग झंडा उठा के सड़कों पे निकल जाएं और आपके ही अपने लोग ये कहने लगे कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, तो फिर आपके अंदर दरार आ जाती है। सेम सिचुएशन इजराइल की है। इजराइल में आज 4 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो सड़कों पे निकल चुके हैं। 4 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इन तमाम लोगों की एकमात्र डिमांड है, एकमात्र कहनावा है कि अब जंग रोक दो। नेतन्याहू, तुमने जो किया ठीक किया, लेकिन अब वक्त आ गया जंग रोक दो। और अगर अब तुम जंग नहीं रोकते हो तो हम तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। इधर कुछ फार राइटवादी जो मिनिस्टर हैं, जैसे बेन गवीर हो गए, इजराइल कर्ज हो गए, और भी 1-2 लोग हैं, इनका कहना है कि नहीं, ये बड़ा सही मौका है, हम हमास को खत्म कर देंगे। अभी मौका है, अभी नहीं खत्म कर पाए तो बाद में बड़ी दिक्कत होगी। यानी इनके हिसाब से अगर हमास इतना सा भी बच गया तो बाद में इकट्ठा करेगा ताकत, फिर से हमला करेगा, फिर से लड़ाई लड़ेगा। इस वजह से अभी मौका है, खत्म कर दो। लेकिन 4 लाख 5 लाख के करीब इजरायली ऐसे हैं जो सड़कों पे हैं। उनका कहना है कि नहीं, अब बस, अब जंग रोक दो, अब हमें नहीं ये झंझट पालना। कभी यमन की तरफ से मिसाइल आ रही, कभी ईरान तैयारी कर रहा है, कभी हिजबुल्लाह हमला कर दे रहा, हमारे आईडीएफ के जो जवान हैं 18 साल 19 साल के, वो गजा के अंदर मारे जा रहे हैं। क्या कीमत है इस जंग की? किस कीमत को हम अदा करके हमास को खत्म करेंगे? यह सवाल इजराइल की आवाम पूछ रही है। अच्छा, एक सवाल और पूछ रही है कि एक बात बताओ, 2.5 साल से तुम हमेशा यही कहते हो कि अब हमास खत्म होगा, अब हमास खत्म होगा। अरे 2.5 साल से जब तुमसे नहीं खत्म हुआ तो क्या खाक खत्म होगा? यानी हमास ने अपना लोहा इजराइल की आवाम के अंदर भी मनवा दिया है। इजराइल की आवाम ये मानने को मजबूर है कि हमास खत्म नहीं होगा। हमास से लड़ना मतलब बेफजूल का पैसा, बेफजूल की ताकत खर्च करना है और अपने लोगों को सिर्फ मरवाना है, सिर्फ मुसीबत पैदा करना है और कुछ नहीं। तो यही वजह है कि अब शायद सीज फायर की शर्तों पे इजराइल की जो सरकार है एक बार सोचेगी जरूर कि एक बार क्या किया जाए। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही, ईरान और इजराइल की जंग फिर से शुरू हो सकती है। फिर से, कल मैंने बताया भी था कि सितंबर में ये जंग फिर से ब्रेकआउट हो सकती है। और ब्रेकआउट होने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि सितंबर महीने में जो जंग है उसको लेकर तैयारियां बड़ी पुरजोरों पे हैं। मैंने बताया था कि कैसे एक बड़ी कंपनी है जिसको हथियार देना है, उससे ये कहा गया कि भाई सितंबर तक तुम हथियार पहुंचा दो। इधर ईरान ने जो अलग अलग मिसाइलें ऑर्डर की हैं, जो अलग अलग बॉम्बर ऑर्डर किए हैं चाइना से, रशिया से, उनकी भी डिलीवरी डेट ये कही गई कि भाई आप हमको सितंबर से पहले पहुंचा दो। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जब चल ही रही थी, इसी दौरान एक बड़ी अपडेट आई है जिससे कन्फर्म हो गया है कि अब जंग ज़्यादा दिन दूर नहीं है। ये दोनों देश फिर भिड़ेंगे। कैसे, आपको समझाता हूँ। ईरान के जो उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम मोहम्मद रजा आरिफ है, मोहम्मद रजा आरिफ ने अपने स्टेटमेंट में कहा, अपने इंटरव्यू में कहा कि ईरान के साथ जो सीज फायर है ये परमानेंट नहीं है, किसी लिखा पढ़ी में भी नहीं हुआ। जंग शुरू हो गई, फोन पे सुलह समझौता हो गया, ना ही कोई करार साइन किया गया है, ना ही कोई इसमें इंटरनेशनल कोर्ट का मामला इन्वॉल्व है। तो जंग कभी भी शुरू हो सकती है। और हम इस समय सबसे वर्स्ट कंडीशन के लिए, यानी हमारी जब बुरी से बुरी हालत होगी तो वो क्या होगी, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम उस कंडीशन के लिए भी तैयार हैं कि जब ईरान के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा तब हम कैसे सरवाइव करेंगे।
यानी इस बार ईरान की तैयारी काफ़ी जोरों शोरों पे है। और इसी बीच अमेरिका ने भी बड़ा कांड कर दिया। इराक, जिसके एयर स्पेस का इस्तेमाल करके अक्सर इजराइल एयर स्ट्राइक करता है, जिसके एयर स्पेस का इस्तेमाल करके अक्सर इजराइल बम गिराता है, उस जगह को इस समय बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। वहाँ पे इस टेंशन के बीच अमेरिका ने फिर से अपने लोगों को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। आधुनिक हथियार वहाँ पे रखे जा रहे हैं, वहाँ पे ऐसे ऐसे सिस्टम रखे जा रहे हैं जो केवल और केवल जंग के माहौल में रखे जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस तरफ इशारा कर रही है कि शायद अमेरिका को सब पता है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है कि जब कुछ होने वाला होता है तब अमेरिका पहले एक बार कुछ ऐसी हरकत करता है जिससे लगता है कि अब कुछ होने वाला है। लोग इसको मजाक में लेते हैं, लेकिन अमेरिका का जो दिमाग है वो अभी भी कोई पा नहीं सकता। आप नफरत भी करें वो ठीक है, लेकिन जो काबिलियत अमेरिका में है, जिस हिसाब से वो दो देशों के बीच में घुस के लड़ा देता है, हमें भी पता है, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को भी पता है कि हमें लड़ाने वाला अमेरिका है। अपने हथियारों को बेचने के लिए अमेरिका ऐसे कामों को करता है, लेकिन इसके बावजूद हम सुनने को मजबूर है ना, हम लड़ते हैं ना, हमले करते हैं ना एक दूसरे पे। तो सेम सिचुएशन आप समझिए, अमेरिका इस समय इराक के अपने एयरबेस पे लगातार डिप्लॉयमेंट कर रहा। आलम ऐसा है कि ईरान को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। ईरान ने अपने ग्रुपों को कहा, जो इराक के अंदर एक्टिव है, उनसे कहा कि किसी भी हाल में हथियार को अपने से दूर मत करना। यानी किसी भी सिचुएशन में इराक से कहा गया है, और इराक में जो ग्रुप है उनसे कहा गया है कि जो तुम्हारे हथियार है उनको मत छोड़ना। अगर तुमने उन हथियारों को छोड़ दिया तो आने वाले टाइम में अमेरिका तुमको खत्म कर देगा। ये सीधा स्टेटमेंट जब ईरान की तरफ से निकल के सामने आई, अच्छा इधर हथियारों को खरीदना, इधर उपराष्ट्रपति का ऐसा बयान देना, इधर लगातार खामनेई साहब का कहना कि जंग कभी भी ब्रेकआउट हो सकती है, इधर लेबनान ने भी अपना असली रंग दिखाया। लेबनान के जो इस समय राष्ट्रपति है उनका कहना है कि ईरान हमारे मामलों में दखलंदाजी ना करे। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती हैं कि ईरान को घेरने की पूरी तैयारी अमेरिका कर रहा। इधर लेबनान के राष्ट्रपति से धमकी दिलवा दी, इधर इराक के एयरबेस पे अपने हथियारों को डिप्लॉय कर रहा, इधर लगातार इजराइल तैयारी कर रहा। इजराइल ने अपने एरो 3 एरोफेयर के डिफेंस सिस्टम को और मजबूती के साथ तैयार कर रहा। तो ये तमाम चीज़ें इशारा कर रही हैं कि आने वाले टाइम में जंग शुरू होगी जरूर, आप ये लिखित लीजिए। खैर, अब आपको एक अपडेट देता हूं। ईरान ने बहुत बुरी तरीके से इजराइल का मजाक बनाया। कैसे, आप जानिए। दरअसल ईरान ने मदद मांगी थी अपनी पानी की समस्या को लेकर। ईरान में पानी खत्म है, पीने का पानी नहीं है और कहीं से कोई जुगाड़ बन नहीं रहा। तब ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियन ने कहा तमाम देशों से कि भाई हमारी मदद करो, हमारे पास पीने का पानी नहीं है, कुछ मदद करो, इंसानियत के नाते करो इतना। अच्छा, ये मदद जब ईरान ने मांगी तो नेतन्याहू साहब बड़े ताव में ट्वीट करते हैं। उसमें लिखते हैं कि अगर ईरान की जो आवाम है वो पेजेस्कियन को सत्ता से बाहर कर दे, यानी तख्ता पलट कर दे, तो ऐसे हाल में हम पूरी मदद करेंगे। पानी वहाँ पहुँचा देंगे, सिस्टम लगा देंगे जो प्योरीफाई कर देगा समुद्र का भी खारा पानी, और ईरान की पानी की समस्या खत्म। हम ऐसे नहरों को बनाएंगे जो ईरान के अंदर से नहरें आएंगी, आने के बाद पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। हर एक शहर, हर एक गांव में हम अपना प्योरीफाई सिस्टम लगा देंगे। समुद्र का पानी नहरों के माध्यम से आएगा, आने के बाद हम उसको हर शहर में प्योरीफाई कर देंगे, उसके बाद तमाम लोग पी लेंगे। बस ईरान की आवाम को इतना करना है कि सत्ता पलट कर दो, पेजेस्कियन को भगा दो, खामनेई को मार पीट दो, उसके बाद फिर तमाम दिक्कतें हम झेल लेंगे। ये बयान जब से नेतन्याहू ने दिया, इसी के जस्ट बाद मामला पलट गया। ये चाह रहे थे कि ईरान की जो आवाम है ईरान के खिलाफ प्रोटेस्ट करे, लेकिन आज ईरान ने मजे लेते हुए कहा कि भाई कह तो तुम हमारे यहाँ रहे थे, न जाने कि तुम्हारे यहाँ 4 लाख लोग सड़कों पे उतर गए तुम्हारे खिलाफ। अब आप सोचिए कि कैसा मौके पे चौका ईरान ने मारा कि ये भड़का रहे थे इनके लोगों को, और आज इन्हीं के लोग इनके खिलाफ भड़के हुए। आज इजराइल में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेके पूरी दुनिया थूक रही है, क्या कहा जाए। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है रशिया से। रशिया और यूक्रेन के बीच सीजफायर को लेकर ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पुतिन है कि झुकने को तैयार नहीं, और इसी बीच बड़ा कांड हो गया दोस्तों। बड़ा कांड क्या, आपको समझाते हैं। जेलेंस्की से पहले जब पुतिन आए थे अलास्का में मिलने, तो अमेरिका ने उनके स्वागत में तमाम नाच नौटंकी की, B-2 बॉम्बर ऊपर से निकाल दिया। जब ये भाई साहब पुतिन आ रहे थे तो तमाम हेलीकॉप्टर को ऐसे सजा के खड़ा कर दिया कि देखो हमारे पास क्या। इधर से फूल बरसाए जा रहे, इधर से शराब शबाब चल रहा, इधर से अलग अलग हथियारों का जखीरा चल रहा। ये तमाम नौटंकियां जब चल रही थी, इसके बाद जेलेंस्की आते हैं। जेलेंस्की आते हैं, एक गाड़ी जाती है, रिसीव करती है, रिसीव करके आते हैं, साधारण सा हाथ मिलाते हैं, हाथ मिला के अंदर। अब इस पे जेलेंस्की के जो आवाम के लोग भड़क गए
कि एक बात बताओ ट्रंप भाई साहब, तुम हो हमारे साथ, दिखावा करते हो कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अब तुम्हारा अपना दोस्त आया तो तुम उससे सिर्फ हाथ मिला लिए, और तुम्हारा जो दुश्मन पुतिन वो आया तो तुमने हथियारों का जखीरा दिखाया, तुमने उसके स्वागत में फूल बरसाए, हेलीकॉप्टर से रैलियां करवाई। तो तुम एक बात बताओ यार, तुम हमारे साइड हो या उसके साइड? अच्छा, ये तमाम चीजें चल ही रही थी, इसे भी ट्रंप ने बड़ा खेल खेल दिया, जो मैं कहता हूं कि ये किसी के सगे नहीं, ऐसे नहीं कहता हूं। इन्होंने क्या किया आप जानो। इन्होंने सबसे पहले इनसे कहा कि जो डोनेटस जगह है उसको आप दे दो रशिया को। इन्होंने कहा भाई हम नहीं दे पाएंगे। क्यों दें, हमारे देश की जनता का वो पूरा खजाना है, उसी से हमारे देश की इकोनॉमी चलती है। तब इन्होंने कहा अच्छा चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं, बातचीत करेंगे तुम्हारे साथ, एक काम करो, लगभग कई लाख करोड़, अकाउंट जो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, 8 लाख करोड़ समथिंग का मामला है, रिटर्न में आपके सामने भी प्रूफ आ जाएगा, उससे आप देख लीजिएगा। 8 लाख करोड़ का आप हथियार खरीद लो हमसे। अब इतने भारी तादाद में हथियार खरीदने का मतलब क्या है? लेकिन ये भाई साहब अपना फायदा इस कदर सेकते हैं कि एक तरफ वो बेचारा मुसीबत में मारा जा रहा, उसकी जमीन कब्जा होती चली जा रही, और ये मदद करने के नाम पे बस इतना कर सकते हैं कि पैसा दो हथियार लो। तो इसमें दोस्ती किस बात की हुई? जब पैसे पे ही हथियार लेना है, जब पैसे पे ही तमाम चीजें लेनी है, तो फिर दोस्ती किस नाम की? आप इस चीज को सोचिएगा। जो हमारे पड़ोसी मुल्क अमेरिका जाके पांव पकड़ रहे हैं इस टाइम, उनको समझना चाहिए कि भाई अमेरिका किसी का सगा नहीं है, किसी का सगा नहीं है, तुमको बेच खाएगा, जो थोड़े बहुत तुम बचे हो बेच खाएगा। खैर, इतनी अपडेट आई तो एक अपडेट आपको और दे देता हूं कि आज रशिया ने बड़ा हमला किया है, और ऐसी जगह किया जो अजरबैजान की कंपनी है। इस कंपनी पे हमला करने के बाद इस समय यूक्रेन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, क्योंकि इस कंपनी से मोटा मुनाफा यूक्रेन को जाता था। ऑयल रिफाइनरी थी, उस पर ड्रोन से हमला हुआ, कोई डिफेंस सिस्टम रोकने में कामयाब हुआ नहीं, और इस हमले में ठीक ठाक नुकसान हुआ है। और उस टाइम पे, जिस टाइम पे जेलेंस्की भाई साहब फोटो खिंचा रहे ट्रंप के साथ, ऐसे हाल में रशिया का ये हमला यूक्रेन की कब्र में 1 किलो ठोक देता है। खैर, कुछ और खबरें आपको बताता हूं। पाकिस्तान से खबर निकल के सामने आई है कि जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां पे बाढ़ आई है। अच्छा, सिचुएशन देखिए कि ये भारत ने जब इनका पानी रोका तो ये धमकी दे रहे थे कि अगर हमारा पानी रोका तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, परमाणु चला देंगे। इतना भी अकल नहीं कि परमाणु चलाओगे तो हम जाएंगे, तुम भी जाओगे सनम, खुद से ही जाओगे, अगर हम भी ना हमला करें तुम अपने ही हमले में मर जाओगे, इतना रेडिएशन होगा। लेकिन वही है कि जाहिलों को कौन समझाए। अब इनके यहाँ बाढ़ आई है, और बाढ़ का मैनेजमेंट बस इतना है कि जून से लेके अभी तक इस पूरी बाढ़ में 368 के करीब लोग मारे गए हैं, और अभी तक बाढ़ का पानी ये कंट्रोल नहीं कर पाए, और दूसरे देश के बांध के पानी को ये लेने की कोशिश करते हैं। ये इनकी हकीकत है। यही समझाता हूं कि दोनों देश, भारत और पाकिस्तान, जितना हथियारों पे खर्चा करते हैं, अगर उतना अपनी आवाम पे खर्चा कर दें तो शायद सिचुएशन फार बेटर हो। एक कश्मीर के मुद्दे को हथियार बना के जो दोनों देश राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, दोनों देश के प्रधानमंत्री के चुनाव में मेन एजेंडा होता है कि हम भारत को ये कर देंगे, हम पाकिस्तान को ये कर देंगे। अगर ये चीजें ना करके दोस्ती भी ना करो, अपने अपने में अगर दोनों मस्त रहो, तो शायद सिचुएशन बेटर हो जाए, अपने अपने आवाम की अगर बात करो तो। खैर, इधर चाइना से एक अपडेट निकल के सामने आई है कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांगी, वो भारत के दौरे पे, और भारत के साथ उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट को दिया है कि ट्रंप की आंखें फटी की फटी रह गई। चाइना ने कहा कि पहली बात, भारत हमारा पार्टनर है, कोई दुश्मन नहीं। हाँ, कुछ जमीनी विवाद है, उसको हम बातचीत से सुलझा लेंगे, और बाकी हमारा उनसे कोई मैटर नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। भारत के साथ हमारी अच्छी साझेदारी है, भारत के साथ अच्छी बिजनेस डील करेंगे। और इसी के बाद चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भारत आते हैं, जयशंकर साहब से मिलते हैं। मिलने के बाद उन्होंने 3 सपोर्ट करने का ऐलान किया। पहला, भारत की जमीन पे जो रेयर अर्थ मिनरल है उसको कैसे खोदा जाएगा, कैसे निकाला जाएगा। चाइना की टेक्नोलॉजी हमसे फार बेटर है, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, और करना भी चाहिए। झूठ बोल के, प्रोपोगंडा चला के, विश्वगुरु बन के मुंह ही मुंह कोई फायदा नहीं है। तो जो रेयर अर्थ मिनरल है उसके बारे में अपडेट निकल के सामने आई कि उसको भी ये खुदाई में मदद करेंगे तो भारत की संपदा बढ़ेगी। दूसरा, फर्टिलाइजर जो खेती में इस्तेमाल होता है उसमें भी चाइना हमारी मदद करेगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, टनल डिगिंग टेक्नोलॉजी हमें देगा। जिस टनल को खोदने में हमें महीने लग जाते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी देगा कि हम 1-2 दिन में उस टनल को खोद के सड़कें आराम से बना देंगे। तो ये 3 टेक्नोलॉजी देने का वादा चाइना के द्वारा किया गया। लेकिन यहां बड़ा सवाल ये है कि भाई देखिए, चाइना है, हम किसी से कुछ लेंगे तो उसको कुछ देना पड़ेगा, और चाइना हमें इतनी चीजें दे रहा है तो चाइना को हम क्या देंगे, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। चूंकि एक कहावत है, सुर नर मुनि है सबकी रीति, स्वार्थ लाय कर सब प्रीति। एक कहावत जो हमारे ग्रंथों में लिखी गई है कि बिना स्वार्थ के कोई आपसे प्यार नहीं करता। तो चाइना अगर इतना कह रहा है,
कुछ तो स्वार्थ छुपा होगा। खैर, इधर लगातार गजा में इजराइल के हमले इंटेंस होते चले जा रहे हैं। लगातार अलग अलग जगहों पे बच्चों के मरने की खबर आ रही है। गजा का हाल क्या सुनाऊं, आप एक खबर सुनिए, फिर उसको कल सुन लीजिए, फिर कल उसको आप सुन लीजिए, और उस खबर में जो मौतें हुई हों उसमें 2 से गुणा कर लीजिए हर दिन। जैसे आज 5 है, कल आप 10 मान लीजिए, परसों आप 15 मान लीजिए, उसके बाद 20 मान लीजिए। इसी हिसाब से आप मानते चले जाइए गजा की खबर क्या सुनेंगे, आपको दुख होगा, आपका कलेजा फटेगा, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि काम ऐसा है, पैसा ऐसा है, खबरें सुनानी पड़ती है दोस्तों। खैर, अच्छा, आप लोगों से आज एक सवाल भी पूछ लेता हूँ कि क्या कुछ भारत की खबरों के बारे में भी एक ऐसा प्लेलिस्ट निकाला जाए जिसमें भारत की खबरें हों। लेकिन बस दिक्कत यही है कि मैं पक्षपात नहीं करूँगा। बीजेपी की गलती होगी बीजेपी की, कांग्रेस की गलती होगी कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की गलती होगी तो उनकी, हिंदू की गलती होगी तो हिंदू की, मुसलमान की गलती होगी मुसलमान की, मैं वो दिखाऊंगा। तो अगर आप ऐसी चीज़ों को पसंद करना चाहते हैं तो एक बार हाँ कह दें, कमेंट में बता दें कि शुरू करूं तो मैं कर दूंगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।